देश के 14 करोड़ किसान भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं और देश के 14 करोड़ किसानों के चेहरे पर मुस्कान आए उसके लिए मैं कुछ काम करता हूं। किसान भाइयों, आज के 10 साल के लगभग पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक विषय रखा था कि देश के किसानों की आमदनी को दोगुना करना। कई बार विपक्षी लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हुई? तो नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी की पीड़ा थी कि अब मैं अपनी धरती माता को और अधिक खराब नहीं होने दूंगा, और दूसरा आह्वान था कि देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करूंगा, यानी आय को दोगुना करूंगा। लेकिन हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि सिस्टम का सारा सिस्टम अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विचार को समझता और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे किसान की आमदनी दोगुना करना है, उस बारे में सिस्टम विचार करता और स्वयं किसान विचार करता, तो शायद आमदनी दोगुनी हो गई होती। चलिए, आज का जो मेरा विषय है, विषय ये मित्र कि आमदनी दोगुनी कैसे होगी। तो आमदनी दोगुनी तब तक नहीं होगी जब तक मेरी धरती माता की फर्टिलिटी को मैं 2 गुना अच्छा नहीं कर दूंगा। तब तक देखो, किसी के कहने से आमदनी दोगुनी नहीं होती। आज खेती में किसानों के साथ बहुत बहुत समस्याएं हैं। कुछ भी फसल बोएगा तो केमिकल फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। कुछ भी फसल बोएगा तो उसमें खरपतवार आएंगे, कीड़े आएंगे, बीमारियां आएंगी, तो उसके लिए फसल सुरक्षा रसायन डालना पड़ेगा। जमीन इतनी कमज़ोर हो गई है, यानी कि उसमें ह्यूमस की मात्रा इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि उसको बार बार सिंचाई करनी पड़ेगी, और बार बार सिंचाई करने के लिए ज़मीन के नीचे का भूगर्भ जल का दोहन करना पड़ेगा। अब देखिए अब क्या होता है कि हर किसान ने खूब ढेर सारा आलू, सब्जियां, फल, अनाज पैदा किए। मंडी जब गया तो उसको भाव नहीं मिला, क्योंकि मैंने फिर बोला कि एक व्यवस्था है जो देश की, उसमें कोई भी व्यक्ति देश के किसान के लिए अच्छा सोच ही नहीं रहा। जैसे टमाटर चाहे 1 रुपया किलो क्यों ना बिके किसान का, लेकिन टोमेटो सॉस की बाटल का रेट वही रहेगा जो पहले था। आलू कितना भी सस्ता क्यों ना हो जाए, लेकिन 20 रुपए वाला अंकल चिप्स 10 रुपए का नहीं होगा। इसलिए मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि जो काम हम कर सकते हैं स्वयं हमको वो काम करना है। किसान कर क्या सकता है? किसान एक काम कर सकता है कि अपनी फसलों की उत्पादन, जो फसलों के उत्पादन में लागत आती है, उसको हम कैसे घटा लें। जैसे आप हजारों रुपए का फर्टिलाइजर डालना आपकी मजबूरी है, क्योंकि फसल बढ़ेगी नहीं, फिर फसलों में बीमारियां आएंगी, कीड़े आएंगे, तो उसके लिए लाखों रुपए का पेस्टिसाइड डालना है, वो आपको डालना पड़ेगा। तो आमदनी कैसे दुगनी होगी? इसलिए मित्र, मैं 2-3 चीज़ें बहुत मोटी मोटी कहता हूँ। एक, मैं जीवामृत का ड्रम है, मैं जीवामृत बनाना सिखाता हूँ कि कोई किसान हमारे यहाँ से मदर कल्चर ले जाए 5 लीटर और इस ड्रम में डाले, पानी भर दे और 28 किलो चीनी डाल दे, डेली एक बार हिला दे। अब जब मैंने कहा 28 किलो चीनी, तो इसको समझना, 200 लीटर जीवामृत अगर मैं बनाता हूं तो टोटल भोजन की बैक्टीरिया को 10 की पावर 9 होने में 28 किलो शुगर की जरूरत है। आप गुड़ से भी पूरी कर सकते हैं, चीनी से भी पूरी कर सकते हैं। प्रारंभ के दिनों में मैंने आटा भी बोला है। आटा जब बोला है तो ये भी बोला है कि आटा को टूट करके शुगर बनने में 25, 30, 35 दिन लगेगा। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आटा भी आधा आटा आधा शुगर डाल सकते।
लेकिन एक इसका प्रयोग का जो तरीका है, जैसे कई सारे किसान हमको यूट्यूब में लेट जुड़े, अब उन्होंने फसल बो दी, 2 महीना की फसल हो गई और चना की फसल बोई, उसमें विल्ट लग गया। अब वो हमारा वीडियो देखा कि जीवामृत से विल्ट नहीं लगता, अब उसके खेत में लग चुका। तो किसान हमसे कहता है साहब जीवामृत डाल दें क्या, मेरे खेत में विल्ट लग गया। तो मैंने कहा पहली बार बात कर रहे हो, पर अभी हाल में हमको देखे हो? बोले हाँ। मैं फिर बताऊं, ये मित्र जीवामृत हमेशा हर फसल में बुआई के पहले ही डाला जाएगा। जो सीजनल क्रॉप है ना, सब्जियां, अनाज, दलहन, तिलहन, किसी भी फसल की बुआई के पहले जब पलेवा करेंगे, यानी खेत में पानी भरेंगे, तभी ये 20 लीटर लेके मग्गे से जगह जगह हम डाल देंगे, 40 जगह आधा आधा लीटर, 1 एकड़ में केवल 20 लीटर। अगर पानी नहीं भरेंगे तो इसको 20 लीटर जीवामृत इससे निकालेंगे, 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाएंगे और खेत में बिखेर देंगे, पीछे से जुताई कर देंगे। 2 ही विधियां हैं। इसके साथ मैं कहता हूं कि कार्बन डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं जब प्राकृतिक खेती सिखा रहा हूं तो उसका ऑब्जेक्ट समझना, किसान की फसलों की उत्पादन लागत गिरे, घट जाए, खत्म हो जाए, उसकी फसल में कोई भूमि जनित बीमारी ना आए, उसके खेत में, उसकी फसल में इंसेक्ट भी ज़्यादा अटैक ना करें, इसके लिए एक प्लान है। प्लान क्या है? धरती को फर्टाइल बनाना। अब जब धरती को फर्टाइल बनाने की बात करते हैं तो सुनना, हम लोग मिट्टी की जांच जब कराते हैं तो उसमें टेस्ट में आता है कि आपके खेत में जीवांश कार्बन 0.3 है। नियमतः ये होना कितना चाहिए? 1% होना चाहिए। 17वीं शताब्दी में जब भारत सोने की चिड़िया था तो हमारे देश की भूमियों में जीवांश कार्बन 1% से ज़्यादा था। अंग्रेजों की पॉलिसी आई, जब मैं आज़ाद हो गया तो 1950 में हमारे देश की भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा कितनी थी? केवल 0.6%। और आज आधुनिक कृषि तकनीकियों के चलते आज हमारे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा रहेगी 0.3%। तो आबादी बढ़ गई, पैदावार बढ़ाने का चैलेंज है, लेकिन ज़मीन तो बंजर हो गई। तो नेचुरल फार्मिंग में हम अपनी धरती को मजबूत बनाना है, धरती में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाना है। इतना सा केवल मैं चाहे जितनी बातें करूं, आप किसी की सुने ना सुने, कहीं से सोशल मीडिया से आपके दिमाग में कुछ भी आए, वो कुछ भी काम नहीं करेगा। जैसे मैं कहूं कि मेरा जीवामृत डालोगे तो काम करेगा, मैं कहूंगा कुछ दिन काम करेगा, फिर ये भी काम करना बंद कर देगा। कारण क्या है? जीवांश कार्बन। तो ये जो जीवाणु जीवामृत के हैं, ये जब मरेंगे तो जीवांश बनेगा, लेकिन इनकी संख्या जमीन में खूब हो, उसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होगा उतनी ज़्यादा इनकी संख्या होगी। आपने सुना हो CN रेशियो। CN रेशियो का क्या है? एक तो वैसे बताया जाता है कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, कार्बन और न्यूट्रिशन का अनुपात। N माने न्यूट्रिशन है, नाइट्रोजन नहीं है। तो क्या है? जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, 1 हेक्टेयर खेत की जो मिट्टी, उसकी 6 इंच की लेयर, यानी 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते। उसकी 6 इंच की मिट्टी अगर मैं स्क्रैप कर लूँ तो उसका वजन 20,000 कुंटल होता है। अब 1% ह्यूमस हो ज़मीन में, तो यानी कि उस ज़मीन में 200 कुंटल कार्बन होना चाहिए। और 200 कुंटल कार्बन, अभी जब 0.3% कार्बन तो मतलब 60 कुंटल है, यानी 140 कुंटल की कमी। अब 140 कुंटल कार्बन जमीन में और ऐड हो जाए तो 1 साल में तो हो नहीं सकता। इसको 140 कुंटल कार्बन रिच करने के लिए हमको 3 साल, 4 साल, 5 साल की एक कार्य योजना बनानी पड़ेगी कि कितना फसलों का अवशेष होगा, कितने खरपतवारों के अवशेष होंगे, कितना पशुओं का मलमूत्र होगा, या बाहर से मैं कोई चीज ला करके कितनी मात्रा में डाल सकता हूं। तो 140 कुंटल कार्बन बनाने के लिए हमको 250 मतलब 270 कुंटल लगभग ड्राई मैटर चाहिए, सूखी पत्तियां, सूखा भूसा,
सूखा गोबर। अब वो 1 साल में तो पूरा होगा नहीं, तो हमको 250 क्विंटल अगर कार्बनिक पदार्थ डालना है तो 50 क्विंटल 50 क्विंटल 50 क्विंटल 50 क्विंटल 5 साल डालेंगे तो पूरा हो जाएगा। जीवामृत के जीवाणु डालने का काम मैंने शुरू कर दिया और कार्बन यानी कार्बनिक पदार्थ खेत में डालना शुरू कर दिया। कार्बनिक पदार्थ को जलाना, बेचना, फेंकना बंद कर दिया। धरती की वो चीजें जो हम नहीं खा सकते धरती को लौटाने लगे, तो कार्बन बढ़ेगा और ये जीवाणु ज़्यादा एक्टिव होंगे। और जब कार्बन बढ़ेगा तो जमीन में पानी को रोकने की सामर्थ्य बढ़ेगी, तो सिंचाइयाँ कम देनी पड़ेगी। और ये जीवाणु और कार्बन दोनों होंगे तो जमीन पल्वराइज होगी। जहाँ 4 जुताइयाँ करनी पड़ती हैं, आपकी 2 ही जुताइयों में काम हो जाएगा। और जब जीवांश बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर नहीं देने पड़ेंगे। साथ ही साथ जीवामृत में ढेर सारे प्रकार के ऐसे माइक्रोब्स हैं जो बीमारी फैलाने वाले, जो निगेटिव पैथोजन जमीन में होते हैं, उनको भी ये कंट्रोल कर लेंगे। तो यानी कि फसल में कोई बीमारी नहीं लगेगी। उसके बाद फिर आता है मैटर इंसेक्ट का। तो सुनना मित्र, आप कभी देखना कि कीड़ा कहाँ लगता है। तो जिन फसलों में हम नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो 17 पोषक तत्व मिलने चाहिए पौधे को, 3 तो खैर एटमॉस्फेयर से मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन ज़मीन से क्या पौधे को दिया जाता है? डीएपी और यूरिया यानी कि नाइट्रोजन और फास्फेट। तो 17 में से 12 पोषक तत्व तो कोई दे ही नहीं रहा, या अगर कोई जिंक दे रहा है, सल्फर दे रहा है, तो यदा कथा छुटपुट किसान है। तो मैंने जो बोला, खेती हम करते हैं कि जो मैं खाना खाऊं वो बहुत टेस्टी हो। दूसरा, उस खाने की पौष्टिकता इतनी ज़बरदस्त हो कि मुझे अस्पताल ना जाना पड़े, हमको सप्लीमेंट्री फूड ना खाना पड़े। लेकिन आज की तारीख में देश में जितनी भी उपज है, चाहे फलों की हो, अनाजों की हो, सब्जियों की हो, ना तो किसी में कोई स्वाद है और ना किसी में पौष्टिकता की गारंटी है। पौष्टिकता की गारंटी कैसे होगी जब धरती माता के पास ही 16-17 पोषक तत्वों का अभाव था और हमने यूरिया डीएपी के बल पर खेती किया, तो कुछ पोषक तत्वों का तो अभाव रहेगा, तो उसकी पौष्टिकता में कमी आ गई। इधर किसान की लागत बढ़ गई, किसान कर्ज में डूब गया, खाने वाला बीमार हो गया। तो मैं प्राकृतिक खेती का ऑब्जेक्ट एक है कि प्राकृतिक खेती का मतलब है कि मुझे धरती माता की उर्वरता को कम नहीं होने देना है, बल्कि धरती माता की फर्टिलिटी को वर्ष दर वर्ष बढ़ाना है। मित्र, अगर मैं धरती माता की फर्टिलिटी को बढ़ाने के बारे में सोचने लगा और काम करने लगा, तो मैं फिर विश्वास दिलाता हूं आपको, 3-4 साल, जैसे मैं तो कहता हूं जीवामृत अगर पहले साल डालेंगे तो डीएपी, फास्फेट, पोटाश, जिंक, सल्फर की जरूरत बंद, बीमारियां पहले साल ही खत्म। लेकिन कार्बन का वो ऐड करना, जैसे जैसे मैं कार्बन बढ़ाऊंगा तो फिर जो मैं नाइट्रोजन अभी दिलवाता हूं, मैं अक्सर बोलता हूं कि मित्र हमारा जीवामृत तो लाख डालना, लेकिन नाइट्रोजन पूरी देना। कारण क्या है मित्र, कि जो भी फसल उगेगी उसमें जितनी ग्रीन लीफ होंगी, फोटोसिंथेसिस के लिए पत्तियों का होना जरूरी है, और पत्तियों का निर्माण नाइट्रोजन की वजह से ही होना है। और खेत में अभी 0.3% कार्बन है, यानी कि नाइट्रोजन उतना नहीं है कि फसल को आपको बढ़ा सके। तो मैं कहता हूं कि किसान गन्ना बोए, धान बोए, गेहूं बोए, कपास बोए, सोयाबीन, जो बड़ी फसलें हैं जिनमें ज़्यादा ग्रीनरी होती है, उनमें नाइट्रोजन देना है। हाँ, चना में, मटर में, मसूर में, अलसी में, राई में नहीं देना। हैवी फसलों में नाइट्रोजन तब तक देना है जब तक आपकी ज़मीन में कार्बन की मात्रा न बढ़ जाए, और कार्बन की मात्रा जब बढ़ेगी जब आप कार्बन बढ़ाने लगोगे। मित्र, चलिए, उद्देश्य नेचुरल फार्मिंग का क्या है? जैसे कई किसान कहते हैं साहब हमारा ये माल कहाँ बिकेगा, अगर मैं नेचुरल फार्मिंग करूंगा तो कहाँ बिकेगा? मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि आज भी देश में कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जिसने जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती, नेचुरल फार्मिंग किया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड बंद कर दिया। कोई एक एजेंसी नहीं है कि उसका माल खरीदा जा सके और महंगी कीमत पर बेचा जा सके। जो भी आपको ऐसा बोलते हैं, बल्ब देते हैं। अब जो धंधेबाज लोग ऐसा कर रहे हैं वो क्या करते हैं,
फिर एक सिस्टम में कहा जाता है पंजीकरण करा लीजिए तब बिकेगा। किसानों ने पंजीकरण भी करा लिया, तब भी उनकी उपज को वो मूल्य नहीं मिलता जिस मूल्य के वो हकदार हैं। क्योंकि पेशेवर लोग, एक किसान अपनी उपज को कहाँ बेचारा बाजार में जाए, किससे रो ना रोए कि साहब मेरा नेचुरल है, मेरा नेचुरल है, कोई मानने को तैयार नहीं। वो सर्टिफिकेट दिखाएगा तब भी कोई नहीं मानेगा। तो जो पेशेवर लोग हैं वो उसका माल खरीदेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देंगे, 100, 200, 150 रुपया ज़्यादा कुंटल पे बस। तो नेचुरल फार्मिंग इसमें कभी मत करना कि आपका माल कोई खरीदेगा। लेकिन हाँ, अगर किसान भाई सारे के सारे लोग मिल करके धरती की फर्टिलिटी को बढ़ा देंगे तो उनकी लागत जरूर घटेगी। जैसे आज देश में क्या हो रहा है कि जो भी किसान जितनी उपज पैदा करता है उसकी आधी उपज का जो वैल्यू है वो तो केमिकल में चली जाती है। मैं उदाहरण भी देता हूँ, आप डाटा उठा लीजिए, नेट में सर्च कर लीजिए। हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए की टोटल कृषि उपज होती है और पेस्टिसाइड का और फर्टिलाइजर का वॉल्यूम 12 लाख करोड़ रुपया है। यानी 60%, 55% केमिकल लगाने के बाद तब हमको इतना मिलता है। तो आमदनी कैसे दुगनी होगी? मित्र, ये ध्यान रखिएगा। 2-3-4 ऐसे सवाल हैं कि अगर मैं इसी प्रकार केमिकल फार्मिंग करता रहा तो आप अपने मन से पूछना कि क्या आपके बच्चे उस जमीन पर आगे खेती कर पाएंगे? तो आपका मन खुद कह देगा नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या आप अपने बच्चों की परवाह नहीं करते? अगली बात, अभी हम केमिकल वाला भोजन खा रहे हैं और अभी बहुत सारे लोग शुगर के, बीपी के, कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसा मैं 5-6 साल 10 साल और खाता रहा तो क्या पूरा देश का पूरा आदमी शुगर से, बीपी से, कैंसर से मर जाएगा? एक ये भी है। मित्र, मनुष्य का धर्म है कि वो निरंतर इस धरती पर मानव सभ्यता को निरंतर बनाए रखने का उपाय करे और ये काम केवल किसान कर सकता है। अब किसान के मन में ऐसी भ्रांति आ सकती कि मैं क्यों करूं? करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित आप हैं। आपको अपनी आमदनी बढ़ाना है, कर्ज से मुक्ति पाना है तो करना पड़ेगा। धरती को फर्टाइल बनाने के बाद आप देख लेना कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी है वो धरती के नीचे के पानी की, धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को सत्यानाश कर रहा है सिस्टम। ये जमीन मित्र आपकी है, आपके बाप दादाओं से मिली थी, आपको इसको बच्चों को सौंप के जाना है। बच्चे, अगर मैं मर गया और ज़मीन बंजर हो गई तो बच्चे क्या कहेंगे? मेरे पूर्वज कैसे थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, जाहिल थे और जाने क्या क्या। तो मैं देश के 14 करोड़ किसानों से कहता हूँ 3-4 चीज़ें। जीवामृत हमेशा बनाएं और ज़मीन में फसल की बुआई के पहले डालें। दूसरी चीज़ है, फलों की, सब्जियों की जो फसलें हैं उनमें संजीवनी खाद बनाएं। कई बार बताया, संजीवनी खाद इतनी सरल है। इसी प्रकार का एक ड्रम लेना है, 30 किलो नीम की पत्तियों को कुचल करके डालना है, 30 किलो गोबर डालना है, 3 किलो गुड़ डालना है और 70 लीटर पानी भर देना है। जीवामृत का ड्रम हमेशा छाया में रहेगा, संजीवनी का ड्रम बिल्कुल धूप में रहेगा। गर्मियों में 6-7-8 दिन में संजीवनी बन जाती है, ठंड के सीजन में 12-14 दिन में बन जाती है। जब संजीवनी बन जाएगी, चूँकि अभी आपकी नेचर सुधरी नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो जिस दिन नेचर सुधर जाएगा उस दिन संजीवनी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अभी बीमारी आ सकती है, कीड़ा आ सकता है, फल ड्रॉप हो सकता है, फूल कम आ सकते हैं। तो उन सारी समस्याओं का समाधान सब्जी और फलों में आप जो संजीवनी बनाए, 30 किलो गोबर, 30 किलो नीम की पत्ती, 3 किलो गुड़, 70 लीटर पानी, जब इसको उपयोग करेंगे सब्जियों में, फलों में, तो बगल में एक ड्रम और रख लेंगे। इस ड्रम में 150 लीटर पानी भर देंगे
और इससे इस ड्रम की 1/3 मात्रा, ये जो बनाई है मैंने यूनिट, ये 3 स्प्रे के लिए, इस ड्रम में से 1/3 मात्रा निकालेंगे और इस पानी भरे ड्रम में डाल देंगे, डंडे से घोल देंगे, 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो क्या होगा, जो सॉलिड मटेरियल है वो ड्रम की तलहटी पर बैठ जाएगा। क्योंकि इस वाली संजीवनी को छानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें सॉलिड मटेरियल बहुत ज़्यादा है। जब ये सॉलिड मटेरियल 40 किलो इससे निकल करके 150 लीटर में पानी में आया, घोल दिया, 12 घंटे के बाद 90% सॉलिड मटेरियल डिपॉजिट हो जाएगा नीचे। फिर इसके मग्गे से निकाल करके छान लिया। कई किसान पूछते हैं इसमें पानी कितना मिलाना, अब पानी नहीं मिलाना है, क्योंकि पानी मैं 150 लीटर पहले मिला चुका। एक हिस्सा संजीवनी खाद, 4 हिस्सा पानी, ये मैं यहाँ कर चुका। अब आता है स्प्रे कितने दिन में करना चाहिए। जितने भी फल वाली फसलें हैं, जब फ्लावरिंग आने को होती है तो फ्लावरिंग के पहले मैं 2 स्प्रे मार दूं 10-12 दिन के अंतर पर। उसके बाद फ्लावरिंग आने के बाद फिर 2 स्प्रे मार दूं, तो फलों में केवल 4 बार। अब बात आई सब्जियों की, तो सब्जियों में ये देखिए कि आप पेस्टिसाइड कितना बार डालते हैं। अगर किसी फसल में आप 20 बार पेस्टिसाइड डालते हैं तो इसको 10 बार डालिए। अगर 10 बार पेस्टिसाइड डालते हैं तो इसको 5 बार डालिए। आप पूछेंगे क्या ये भी गारंटी आप ले रहे हैं कि कीड़ा बीमारी नहीं आएगी? तो सुन लेना, जिस किसान ने फसल की बुआई के पहले 15-20 दिन पहले जीवामृत डाला है, उसको मैं गारंटी ले रहा हूं कि बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि भूमि जनित बीमारी को रोकने का काम केवल जीवामृत के जीवाणु करेंगे। अगर जीवामृत किसी ने नहीं डाला तो भूमि जनित जो पैथोजन थे वो पूरे सिस्टम में आ चुके हैं। अब जब बीमारी के लक्षण दिखाई दिए तो आप कोई कहे कि मैंने संजीवनी खाद डाल रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा, तो नहीं ठीक होगा, बिल्कुल नहीं ठीक होगा। इसलिए पूरा प्रोजेक्ट है कि फसलों में अगर बीमारियां आती हैं, आप लाखों रुपए का पेस्टिसाइड डालते हो तो पहले जीवामृत डालिए, ताकि भूमि जनित बीमारियां वहीं कंट्रोल हो जाए। संजीवनी डालने से क्या होगा, पत्ती का रस चूसने वाला, पत्ती को काट कर खाने वाला कीड़ा, केवल उसको ये कंट्रोल करेगा, मारेगा नहीं। पत्ती की टेस्ट वैल्यू खराब कर देगा ताकि वो कीड़ा खाए ना। हवा जनित बीमारी अगर कहीं से आती उसको भी कंट्रोल करेगा। फूल अच्छे आएंगे, फल अच्छे सेट होंगे, फलों में शाइनिंग होगी, फलों की कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाएगी। इतना काम संजीवनी से होना है। तो जीवामृत बनाना है और संजीवनी बनाना है। साथ साथ जमीन में कार्बनिक पदार्थ डालना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि मिट्टी की जान है कार्बन। तो कार्बन मैं जितना ज़्यादा डालता रहूँगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट में आऊँगा। मैं जंगल का उदाहरण दे देता हूँ कि जंगल में किसी भी वनस्पति को, जंगलों में छोटी छोटी ग्रासेस हैं, उसके ऊपर 3-3, 4-4 फुट की झाड़ियाँ हैं, फिर 50-50 फुट के पेड़ हैं, और ना कोई वहाँ पानी कहीं दिखता नहीं है, ना पानी कोई लगाता है, ना फर्टिलाइज़र कोई डालता है। लेकिन वहाँ कार्बन इतना ज़्यादा है कि उस कार्बन की बदौलत पौधों को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, और कार्बन सॉइल में पानी रोक करके रखता है, इसलिए जंगल में किसी पेड़ को पानी की दिक्कत नहीं। अगली चीज़, चैलेंज के साथ जंगल में, बियावान जंगल में मेरे साथ कोई चले, वहाँ कोई बीमारियाँ नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारा मैनेजमेंट प्रकृति का है। अभी तो मैं प्रकृति को लूट करके धनाढ्य बनना चाहता हूँ, और मैं नेचुरल फार्मिंग में सिखाता हूं कि प्रकृति को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि प्रकृति जिंदा है तो मैं जिंदा हूं। सपोज जैसे धरती बंजर हो गई, धरती के नीचे का पानी खत्म हो गया, जंगल खत्म हो गए, फिर इंसान को कौन बचाएगा? इसलिए मैं देश के बुद्धिजीवियों से, नीति निर्माताओं से, किसानों से, सबसे आग्रह करता हूं कि कृषि का, खेती का सत्य जाने मित्र। अगर सत्य नहीं जानेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। और मैं खेती का सत्य ही बताता हूं। मेरा काम ख्याति प्राप्त करना नहीं है, मेरा काम धन कमाना भी नहीं है।
मेरा उद्देश्य केवल एक है कि देश के 140 करोड़ लोगों के चेहरे में मुस्कान आए। कब आएगी? किसान के चेहरे में मुस्कान तब आएगी जब उसकी लागत घटेगी, फसलों की उत्पादन लागत घटेगी। गांव के भूमिहीन किसानों के चेहरे पर मुस्कान तब आएगी जब गांव में उनको रोजगार मिलेगा। और शहर में रहने वाले लोगों के चेहरे मुस्कान तब आएगी जब वो बीमारी से बचेंगे। आज तो कोई धन के अभाव में दुखी है और जिसके पास धन है वो बीमारी से दुखी है। यहां सुखी कोई नहीं है। और सुखी तभी, मतलब कहते हैं ना कि सुख, शांति और समृद्धि। सुख और शांति समृद्धि में है। जो समृद्धि शब्द है वो समृद्धि का मतलब प्रकृति की समृद्धि। जमीन जितना ज्यादा फर्टाइल हो, जलाशय जितने ज्यादा हो, जमीन के नीचे पानी जितना ऊपर हो, जंगल जितने ज्यादा हो, जीव जंतु पशु पक्षी जितने ज्यादा हो, उसी का नाम समृद्धि है। जहां प्रकृति समृद्ध है वहीं सुख और शांति है, अन्यथा कहीं सुख शांति नहीं है। इसलिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं, 2 कदम मेरे साथ चलिए। और जो किसान मुझको फॉलो करते हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप अपने मुंह को बंद मत रखिए। जैसे आप, हमारे किसान देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं। देश में करीब करीब 4-5 लाख किसान हमारे इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। जीवामृत डाल रहे हैं, संजीवनी डाल रहे हैं, खेत की मेड़ बना रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन ये गांव के दूसरे लोगों को भी सिखाना है। अगर हम सिखाने, केवल हम सोच रहे हैं कि मुझे लाभ हो गया, दूसरे को नहीं बताएंगे तो फिर बता दूं तो भी आप नहीं बचेंगे। ये संपूर्ण धरा बचेगी, देश की संपूर्ण धरती बचेगी और संपूर्ण धरती की बायोडाइवर्सिटी बचेगी। तब हम बचेंगे और तब हम पुरोहित राष्ट्र बन पाएंगे। तब फिर से खेती को उत्तम व्यवसाय का दर्जा प्राप्त होगा। फिर किसान कर्ज नहीं लेगा। अगर मेरी बात समझ में आती है तो मेरे साथ चलिए, और अगर मेरे विचार अच्छे लगते हो तो अपने तक सीमित मत रखिए, मेरे विचार दूर तक फैलाइए। सोशल मीडिया में आप जाने कितनी रील्स देखते हैं, लेकिन अपने मतलब की रील्स नहीं देखते हैं। जाने कितनी पोस्ट कट पेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी वाली बात कट पेस्ट नहीं करते हैं। इसका मुझे दुख है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।